ईएच एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोहोमोपैथी में सिंगल रेमेडी का सिलेक्शन कैसे किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। साथियों, इलेक्ट्रोहोमोपैथी में मैटी जी के जो सोच है और कैसे वो रेमेडी का सिलेक्शन करते थे, उस आधार पर छोटी सी सूचनाओं को रखेंगे, जिसमें सभी इलेक्ट्रोहोमोपैथ को इलेक्ट्रोहोमोपैथी में प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगा। आज हम लोग स्क्रोफ्लोसो ग्रुप को समझेंगे कि स्क्रोफ्लोसो ग्रुप में अगर हमको किसी रेमेडी का सिलेक्शन करना है तो कैसे सिलेक्शन करेंगे। पहले नंबर S1 होता है, यानी स्क्रोफ्लोसो 1, यानी S1 के नाम से जाना जाता है। S1 में 9 प्लांट मिला करके बनाया गया है, जिसमें से पहला प्लांट है कॉकलेरिया ऑफिसलिस। ये कॉकलेरिया ऑफिसलिस एक प्लांट है। दूसरे अन्यों में इसको कैसे सिलेक्शन करते हैं, ये मेडिसिन के रूप में, लेकिन हम लोगों में ये एक प्लांट है और इस प्लांट को अगर ध्यान में रख करके स्क्रोफ्लोसो ग्रुप को चलाना है तो कैसे चलाएंगे। अगर S1 को चलाना हो कॉकलेरिया ऑफिसलिस पर, मान लीजिए एक लक्षण सिम्टम होता है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। सिम्टम सभी चिकित्सा पद्धति में अपनाई जाती है, वैसा ही है सिम्टम हम भी इलेक्ट्रोहोमोपैथ में भी अपनाते हैं। अन्य पद्धतियों में सिम्टम को अपना करके कैसे उसका सिलेक्शन करते हैं, सभी चिकित्सक अपने अपने अनुसार उसका सिलेक्शन करते हैं। वैसे ही हम भी इलेक्ट्रोहोमोपैथी में एक सिम्टम लेते हैं और इस सिम्टम को लेने के बाद उसको आर्गन तक पहुँचते हैं और उस आर्गन के आधार पर ही हम लोग रेमेडी का सिलेक्शन करते हैं। तो मान लीजिए हमको सिंगल रेमेडी सिलेक्शन करना है। कॉकलेरिया ऑफिसलिस का एक सिम्टम लेते हैं कि उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या इसमें कॉकलेरिया ऑफिसलिस में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, यानी अपने शरीर में एसिडिक की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई हो। तो इस तरीके से अगर यूरिक एसिड बढ़ा हो या खट्टापन की समस्या हो या एसिडिटी ज़्यादा बनती हो या विटामिन सी की ज़रूरत हो, तो इसमें अगर S1 का सिलेक्शन करना है तो दो आधार पर करेंगे। एक पहला कि जो हम अभी सिम्टम बताए हैं वो सिम्टम एक्यूट कंडीशन में है। अगर एक्यूट कंडीशन में है तो हम S1 का सिलेक्शन करेंगे, या व्यक्ति लिम्फेटिक टेम्परामेंट के हो तो इसी कॉकलेरिया ऑफिसलिस के लक्षण के आधार पर S1 का सिलेक्शन करेंगे। अगर इसी कॉकलेरिया ऑफिसलिस का लक्षण S2 में अगर सिलेक्शन करना हो तो कैसे सिलेक्शन करेंगे। तो जो मैं सिम्टम बताया कि एसिडिटी, यूरिक एसिड का बढ़ना हो, अगर ये समस्या क्रोनिक हो या बार बार हो रही हो, रिपीट कर रही हो, एक बार ठीक होने के बाद दोबारा फिर हो गया हो, या रोग ये पुराना हो, या सेंग्वाई टेम्परामेंट का व्यक्ति हो, तो उसमें इसी कॉकलेरिया ऑफिसलिस के बिहाफ पर S2 का सिलेक्शन करेंगे। इसी कॉकलेरिया ऑफिसलिस के बिहाफ पर अगर हमको S3 को सिलेक्शन करना हो तो कैसे सिलेक्शन करेंगे। सिम्टम वही रहेगा, एसिडिटी का बनना हो
या यूरिक एसिड बढ़ा हो, तो हम लोग H3 का सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो ये समस्या यानी एसिडिटी या यूरिक एसिड बढ़ा हो, ये समस्या बहुत पुरानी हो, जैसे 5 साल पुरानी हो, 8 साल पुरानी हो, 10 साल पुरानी हो, या न ठीक होने वाला रोग हो, तो आप इसी कोक्लेरिया ऑफिशियलिस के बिहाफ पर H3 का सिलेक्शन करेंगे। वैसे ही अगर H5 का सिलेक्शन करना हो तो कोक्लेरिया ऑफिशियलिस के बिहाफ पर हम कैसे सिलेक्शन करेंगे? सिम्टम वही रहेगा, यूरिक एसिड बढ़ा हो या फिर एसिडिटी की समस्या हो। तो व्यक्ति बिलियस टेम्परामेंट के हो, व्यक्ति बिलियस टेम्परामेंट के हो, या 5वीं स्टेज में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारी रेमेडी 5 स्टेज में बनी हुई है। तो अगर 5वीं स्टेज तक पहुंच गई है ये डिजीज, कौन सा डिजीज? यूरिक एसिड या एसिडिटी की समस्या, तो या बिलियस टेम्परामेंट के व्यक्ति हो तो H5 का सिलेक्शन किया जाता है। इसी कोक्लेरिया ऑफिशियलिस को अगर हम H6 में इस्तेमाल करें तो कैसे करेंगे? तो इसमें जो है किडनी की समस्या होती है, यानी यूरिक एसिड बढ़ा हो या एसिडिटी की समस्या हो, तो हम ये मेडिसिन में हमारा ऑर्गन की समस्या आने लगता है जिसमें किडनी डिसऑर्डर हो जाता है। यानी अगर पेशेंट से पूछेंगे तो ये एसिडिटी बन रहा है, ये तो ठीक है, यूरिक एसिड बढ़ा है, ये भी ठीक है, लेकिन उसमें पूछिएगा तो सिम्टम पेशाब का भी लक्षण समझ में आएगा। या तो पेशाब ज़्यादा आता हो, पेशाब में फेनापन आता हो, गाजपन आता हो, या पेशाब बार बार होता हो, या जो है किडनी में इन्फ्लामेशन हो गया हो, यानी किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई डिसऑर्डर हो गया हो या पथरी हो गया हो। तो इस कंडीशन में वही कोक्लेरिया ऑफिशियलिस के बिहाफ पर H6 का इस्तेमाल किया जाता है। इसी कोक्लेरिया ऑफिशियलिस के बिहाफ पर अगर H10 का इस्तेमाल करना हो तो इसी कोक्लेरिया ऑफिशियलिस सिम्टम एक ही है, और देखिए अलग अलग मेडिसिन का सिलेक्शन किया जा रहा है। जिस व्यक्ति का डाइजेशन की समस्या हो, यानी डाइजेशन डिसऑर्डर हो, पेट की समस्या हो, इंटेस्टाइन की समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, या गैस की समस्या हो, और इसके साथ में एसिडिटी बनता हो या यूरिक एसिड बन रहा हो, यानी डाइजेशन की पूर्णतः डिसऑर्डर हो गया हो, और वही कोक्लेरिया ऑफिशियलिस के बिहाफ पर H10 का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसी कोक्लेरिया ऑफिशियलिस के बिहाफ पर S11 का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो S11 का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब हमें कोई ज्यादा लक्षण ना दिखाई दो। ज्यादा लक्षण अगर समझ में नहीं आ रहा है, या व्यक्ति की नौजिया की टेंडेंसी बनी हुई है, जैसे एसिडिटी बनती है व्यक्ति को तो वो उल्टी कर देता हो या बार बार मिचली आता हो, इस तरह का अगर कंडीशन हो रहा हो तो आप इसी कोक्लेरिया ऑफिशियलिस के बिहाफ पर S11 का इस्तेमाल किया जाता है। एक और है S12। इसी कोक्लेरिया ऑफिशियलिस के बिहाफ पर अगर S12 का सिलेक्शन करना हो, एसिडिटी हो, गैस बन रहा हो, यूरिक एसिड बढ़ा हो, तो इसी कोक्लेरिया ऑफिशियलिस पर उसकी आंखों के डिसऑर्डर होने लगता है, यानी
आँखों में भी समस्या आने लगती है। तो उस आँखों में समस्या आने पर S12 का इस्तेमाल किया जाता है। इसी कोक्लेरिया ऑफिशियलिस के बिहाफ पर S12 का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, एक ही प्लांट से हम लोग पूरे के पूरे स्क्रोफलोसो ग्रुप का इस्तेमाल सीखे हैं। ये तो सिर्फ एक प्लांट है। वीडियो लंबा होने लगा, एक और प्लांट देखते हैं। नस्ट्रोटियम ऑफिशियलिस, ये भी एक प्लांट है, हम लोगों में एक प्लांट है, क्योंकि S1 अगर देखा जाए तो 9 प्लांट से मिलाकर के बना गया है और उसमें नस्ट्रोटियम ऑफिशियलिस भी है। तो नस्ट्रोटियम ऑफिशियलिस को स्क्रोफलोसो ग्रुप में कैसे इस्तेमाल किया गया है? अगर स्क्रोफलोसो नस्ट्रोटियम ऑफिशियलिस की बात कर रहे हैं तो एक सिम्टम लेते हैं। सिम्टम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें एक हम उदाहरण के रूप में सिम्टम ले रहे हैं। उदाहरण के रूप में सिम्टम क्या है? डायबिटीज, मतलब व्यक्ति शुगर पेशेंट है। तो शुगर का पेशेंट है, अगर व्यक्ति एक्यूट कंडीशन में हो, मतलब फिलहाल में ही अभी शुगर हुआ हो, तो उसको S1 देने से सही हो जाता है। या व्यक्ति लिम्फेटिक टेम्परामेंट में हो और शुगर की समस्या बनी हो, तो उसको S1 देने से सही हो जाता है। यही नस्ट्रोटियम ऑफिशियलिस S2 में अगर इस्तेमाल करना हो तो वही शुगर पुरानी हो गई हो, क्रोनिक कंडीशन में चली गई, तो इसी नस्ट्रोटियम ऑफिशियलिस के बिहाफ पर S2 का इस्तेमाल किया जाता है। या व्यक्ति सेंग्वाई टेम्परामेंट में हो तो भी S2 का इस्तेमाल करने से ये शुगर सही हो जाता है। देखिए, हमारे मैटी जी जो थे वो 3 विषयों पर गहन अध्ययन किए थे। पहला दर्शन शास्त्र, दूसरा बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र, तीसरा नेचुरल साइंस, और इसके अलावा और भी अध्ययन किए थे। पर इन तीनों विषयों पर बहुत अच्छी पकड़ थी और इन्हीं तीनों विषयों को ध्यान में रख करके रेमेडी को बनाया गया है। इसके अलावा और भी है, लेकिन रेमेडी में झलक ये 3 देखने को मिलेगी। अब बोले दर्शन शास्त्र। देखिए, पहले हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ जितने पुराने हुए हैं, लगभग वो लोग को फिलॉसफी के तहत ही उनकी जानकारी होती थी। जैसे लिम्फेटिक टेम्परामेंट, ये ऐसा है, ये एक दर्शन शास्त्र के तहत ये लिया गया है। सेंग्वाइन टेम्परामेंट, ये सबको चिकित्सा के क्षेत्र में अगर इस्तेमाल करना है तो बहुत कठिन विषय है और इसको समझना भी बहुत कठिन है। तो ये एक तरह के दर्शन शास्त्र है, बहुत डीप में ये सब जाता है और समझना भी डीप में रहता है। वैसे ही बॉटनी, ये जो है आपका प्लांट के ऊपर अध्ययन किया जाता है, और प्लांट तो हमारे 114 प्लांट हैं, उसका ही अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग उसमें तो आसानी से समझ जाते हैं। आज हमारी साइंस डेवलप कर गई है, उस आधार पर प्लांटों को कई तरीकों से पढ़ने का साधन बन गया है। और तीसरा है नेचुरल साइंस, जो कि आज नेचुरल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है। अब नेचुरल साइंस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है? तो हम लोग जब भी न्यूट्रिशन के रूप में अपनी मेडिसिन को देते हैं, जैसे D3 में या D4 में इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा तौर पर हमारी मेडिसिन न्यूट्रिशनल काम करती है। और जैसे ही हम लोग
प्लांट के आधार पर अगर मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो वो बॉटनी के आधार पर हो जाता है। इन्हीं तीनों को मिला करके मैटी जी ने अपना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सारा बेस दिए। तो वैसे ही हम बता रहे थे अभी सेंग्वाई टेम्परामेंट। तो ये सेंग्वाई टेम्परामेंट एक फिलॉसफी टाइप का है, ये फिलॉसफी ही है। और जब सिम्टम हम बोल रहे हैं तो ये आपके प्लांट के आधार पर हो गया है कि हमने बोला डायबिटीज शुगर है तो ये प्लांट काम कर रहा है इस पर। और नेचुरल साइंस जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसी नस्टूटियम ऑफिशियलिस को अगर न्यूट्रिशन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये नेचुरल साइंस के तौर पर चला जाता है। तो हम बता रहे थे कि नस्टूटियम ऑफिशियलिस को डायबिटीज में H2 का प्रयोग कैसे करते हैं। तो पहला सेंग्वाई टेम्परामेंट होना चाहिए व्यक्ति को, और दूसरा वह रोग पुराना होनी चाहिए। आगे डायबिटीज ऐसा हो जो लंबे समय से हो, जैसे 5 साल से है, 10 साल से है, 15 साल से है, इतने दिनों से शुगर का पेशेंट सफ़र कर रहा है। तो इस तरीके के पेशेंट में जिनकी बीमारी कंटिन्यू चली आ रही है उसमें H3 का इस्तेमाल किया जाता है नस्टूटियम ऑफिशियलिस के बिहाफ पर। अगला ऐसा ही S5 है, अगर नस्टूटियम ऑफिशियलिस S5 में भी है तो S5 के आधार पर अगर हम रेमेडी का सिलेक्शन करेंगे तो व्यक्ति का बिलियस टेम्परामेंट का होना चाहिए। अगर बिलियस टेम्परामेंट के है और शुगर पेशेंट है तो नस्टूटियम ऑफिशियलिस के आधार पर S5 का सिलेक्शन करना चाहिए। वैसे ही अगर आगे देखें तो नस्टूटियम ऑफिशियलिस S6 में भी है, तो S6 को कैसे सिलेक्शन करेंगे। तो वही डायबिटीज का पेशेंट है और उसकी लक्षण जो है वो पेशाब से रिलेटेड लक्षण मिलने लगता है। शुगर का पेशेंट है, लक्षण कहाँ मिलेगा, पेशाब में। तो उस समय उसी शुगर को कम करने के लिए S6 का इस्तेमाल किया जाता है। वही नस्टूटियम ऑफिशियलिस S10 में भी है। S10 में कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो यही नस्टूटियम ऑफिशियलिस डायबिटीज में अगर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो गया है तो S10 का सिलेक्शन करके देंगे। यही डायबिटीज अगर S11 में का इस्तेमाल करना हो तो नस्टूटियम ऑफिशियलिस के बिहाफ पर इसमें ज़्यादा तौर पर S11 वैसा रेमेडी है जिसमें किसी तरह का ज़्यादा सिम्टम नहीं देखने को मिलता है। तो जब हम लोग थक जाते हैं या इस कंडीशन में कभी कभी देखने को आता है कि व्यक्ति का पेशेंट डायबिटीज़ का है पर इसमें मिचली की समस्या आ रही है या डाइजेशन बहुत ख़राब हो गया है या हमारी रेमेडी देते देते थक गए हैं, काम नहीं कर रही है, उस दौरान में S11 का इस्तेमाल किया जाता है। इसी नस्टूटियम ऑफिशियलिस के बिहाफ पर S11 का इस्तेमाल करेंगे तो फिर शुगर ठीक हो जाता है। और अंत में एक S12 रेमेडी है, इसको जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे वही नस्टूटियम ऑफिशियलिस के बिहाफ पर डायबिटीज में, तो इस डायबिटीज का असर आंख पर पड़ने लगता है। तो आंख पर समस्या होने लगती है तो S12 का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंख की समस्या भी दूर होगी और डायबिटीज भी दूर हो जाती है। इस तरीके से सिंगल रेमेडी का सिलेक्शन किया जाता है। हम लोग का मेडिसिन जो है कोई भी मेडिसिन देने से काम कर जाती है, 30% तक कोई भी मेडिसिन अगर दो तो काम कर जाती है। लेकिन अगर क्योर की बात आए
तो क्योर करने के लिए जिस तरीके का मैं अपना करके अभी बताया हूँ, इस तरीके का अगर इस्तेमाल करेंगे तो डिजीज क्योर होती है। अगर मिला करके मेडिसिन दी जाती है तो वो पैलिएट किया जाता है। इसलिए जो भी मेडिसिन है मिला करके दे देने से कुछ क्षणों के लिए हमारी रेमेडी आराम दे देती है, पर ठीक नहीं होता है। पुनः मेडिसिन छोड़ने के बाद रिकरेंट कर जाता है। ये काफ़ी पेशेंटों में देखा गया है, आजमाया गया है। इसलिए हम आज सिर्फ सिंगल रेमेडी सिलेक्शन के बारे में बताएं। आपको कैसा लगा यह वीडियो? आप कमेंट करें और आगे भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें। सब्सक्राइब करें और अधिक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।